आज हम छापा इस कविता के बारे में जानकारी लेंगे। इस कविता के कवि है ओम प्रकाश आदित्य। इनका जन्म 1936 में हरियाणा के गुरुग्राम में हुआ और इनकी मृत्यु 2009 में मध्य प्रदेश के भोपाल में हुई। ओम प्रकाश आदित्य जी हिंदी की वाचिक परंपरा में हास्य व्यंग्य के शिखर पुरुष होने के साथ साथ छंदशास्त्र तथा काव्य की गहनतम संवेदना के पारखी थे। इनकी प्रमुख कृतियां हैं इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, मॉडर्न शादी, गोरी बैठी छत पर आदि काव्य संग्रह प्रसिद्ध है। हम देखते हैं कि समाज में दो तरह के लोग रहते हैं। एक वो जो कर अदा करने लायक कमाई होने पर स्वेच्छा से ईमानदारी से कर अदा करते हैं, और दूसरे वो लोग जिनके पास अनधिकृत धन होने पर भी कर अदा नहीं करते। तो उस समय आयकर विभाग के अधिकारी सूचनाओं के आधार पर कर चोरी करने वाले लोगों के घर पर छापा मारते हैं और नाजायज तरीके से जमा धनराशि का पता लगाकर उसे अपने अधिकार में ले लेते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने उनके अपने ही घर पर आयकर अधिकारियों द्वारा छापा मारने के बाद जो स्थिति पैदा होती है उसका व्यंग्यात्मक और बड़ा ही रोचक चित्रण किया है। मेरे घर में छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। वे आए, घर में घुसे और बोले, सोना कहाँ है? मैंने कहा, मेरी आंखों में है, कई रात से नहीं सोया हूँ। वे रोष में आकर बोले, स्वर्ण दो स्वर्ण। मैंने जोश में आकर कहा, सुवर्ण मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं, उन्हें कैसे दे दूँ? कवि कहते हैं कि आयकर विभाग के अधिकारियों द्वारा अन्य लोगों की तरह मेरे घर पर भी छापा पड़ा। ये अधिकारी पूछताछ करने के लिए सीधे मेरे घर में ही घुसे और पूछने लगे कि सोना कहाँ रखा है। मैं जिस सोने के बारे में जानता था उसके बारे में मैंने सीधे सीधे जवाब दिया कि सोना वह तो मेरी आंखों में है। मैं अपने काम की वजह से कई रात से सोया नहीं हूँ। कवि के इस जवाब से अधिकारियों को बड़ा गुस्सा आता है और वे सोने का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि आपके पास जो स्वर्ण है वह स्वर्ण हमें दे दो। इस पर कवि स्वर्ण शब्द का अर्थ साहित्य में इस्तेमाल किए जाने वाले सुवर्ण से जोड़ते हैं और जवाब देते हैं कि सुवर्ण तो मैंने अपने काव्य में बिखेर दिए हैं, उन बिखरे सुवर्णों को मैं आपको कैसे दे सकता हूँ? वे झुंझला कर बोले, तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। मैं मुस्कुराकर बोला, अर्थ मेरी नई कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। कवि ने दिए हुए उत्तर से अधिकारी चिढ़ जाते हैं और कहते हैं कि तुम हमारी बात को समझ नहीं रहे हो, हमें तो तुम्हारा सिर्फ अर्थ यानी धन चाहिए जिसे तुमने गलत तरीके से जमा किया है। कवि उनकी इस प्रकार की बातों का फिर से गलत जवाब देते हैं। अधिकारियों द्वारा पूछे गए अर्थ शब्द को वे धन या संपत्ति के संदर्भ में नहीं लेते हैं, बल्कि अर्थ शब्द को वे अपनी कविता के अर्थ से जोड़ते हैं और मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं कि अगर आपको अर्थ ही चाहिए तो वो आपको मेरी कविताओं में ही मिल सकता है। वे कड़क कर बोले, चांदी कहाँ है? मैं भड़क कर बोला, मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। वे उद्भ्रांत होकर बोले, यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ हैं? परीक्षा से 1 महीने पहले करूँगा तैयार। कवि के ऐसे उत्तर सुनकर उन अधिकारियों को और ज़्यादा गुस्सा आता है और वे कड़क कर यानी तेज स्वर में कवि को छिपा कर रखी हुई चांदी के बारे में पूछते हैं। तो यहाँ पर भी कवि चांदी का अर्थ अधिकारी जो चाहते हैं उससे न लेकर चांदी जैसे सफ़ेद हुए अपने बालों से जोड़ते हुए कहते हैं कि अगर आपको चांदी ही चाहिए तो वो आपको मेरे सिर के बालों में ही मिलेगी। अधिकारियों को उनकी अपेक्षा के अनुसार जब जवाब नहीं मिलता तो वे हैरान परेशान हो जाते हैं और कवि से सही जवाब पाने के लिए अलग अंदाज से कड़क कर पूछते हैं कि आपके नोट यानी रुपए कहाँ हैं।
कवि उन अधिकारियों के सवालों को तो समझते हैं, लेकिन फिर से नासमझ बनते हुए नोट का संबंध रुपयों से न लेकर विद्यालय की परीक्षा के नोट से जोड़ते हैं और जवाब देते हैं कि नोट तो आपको अभी नहीं मिलेंगे, वो तो मैं परीक्षा से 1 महीने पहले तैयार करूँगा, तभी आपको वो मिल जाएंगे। वे गरज कर बोले, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मैं लरज कर बोला, मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे। कवि से सीधे जवाब न पाकर अधिकारी चिढ़ जाते हैं और अपना क्रोध व्यक्त करते हुए गरज कर कहने लगते हैं कि हमारा कहने का मतलब है नोट यानी मुद्रा। कवि इन अधिकारियों की बातों को जानकर भी अनजान बनते हैं और मुद्रा का अर्थ पैसों से न लेकर अपने चेहरे के जो हाव भाव होते हैं उस मुख मुद्रा से जोड़ देते हैं और कहते हैं, आपको मुद्राएं चाहिए तो वो आप मेरे चेहरे पर देख ले। इस पर अधिकारियों को लगा कि इनसे बात करना ही बेकार है, क्यों न खुद ही घर की तलाशी ले ले। फिर शयन कक्ष में घुस गए और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोई की खाली पीपियों को टटोला, बच्चों की गुल्लक तक देख डाली, पर सब में मिला एक ही तत्व खाली। इन पंक्तियों से कवि छापा मारने वालों की कार्यप्रणाली और आम आदमी की आर्थिक स्थिति का वास्तविक चित्रण करते हुए कहते हैं कि जब आयकर विभाग के अधिकारी मेरे जवाबों से संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने सोचा कि क्यों न खुद ही घर की तलाशी ले ले, और वे घर की तलाशी लेने के लिए मेरे शयन कक्ष में यानी जहाँ पर मैं आराम करता हूँ, सोता हूँ, उस कमरे में घुस गए। वहाँ पर उन्हें फटे हुए तकिए के अलावा और कुछ नहीं मिला, लेकिन उन्होंने उस तकिए को भी नहीं छोड़ा। उनको लगा होगा कि मैंने अपना काला धन इस तकिए में छिपा कर रखा है, और यही सोचकर वे उस फटे तकिए की रुई नोचने लगे। फिर टूटी हुई अलमारी खोली, रसोई घर में जाकर वहाँ के खाली पड़े पीपों को टटोला। इतना ही नहीं तो उन्होंने बच्चों की गुल्लक को भी खोल खोल कर देखा। इतना सब कुछ करने पर भी उन्हें मेरे घर में कुछ भी नहीं मिला, सब कुछ खाली था। कनस्तरों को, मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्यकांड, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया और उनके 20 सूची हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। वे बोले, क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। कवि कहते हैं कि इन आयकर अधिकारियों को ऐसा लगा था कि मेरे घर में उन्हें कुछ न कुछ अवश्य मिलेगा, लेकिन जब उन्होंने तलाशी लेना शुरू किया तो उनके हाथ में कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो कि वे चाहते थे। उन अधिकारियों ने मेरे घर में पड़े कनस्तरों यानी टीन के पीपों और पानी रखने के लिए जो मटके रहते हैं उसमें भी ढूंढा, लेकिन उसमें भी उन्हें कुछ नहीं मिला। कवि कहते हैं कि इन अधिकारियों ने सोचा होगा कि इस छापे में मेरे घर से बहुत सारा धन मिलेगा, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं था। इसलिए उनके खिले हुए चेहरे अभी मुरझाए से नजर आने लगे थे। इन अधिकारियों का गुस्सा अभी शांत हो गया था और उनके मन में अब दया के भाव आने लगे। उन्होंने कवि से माफ़ी भी मांगी और कहा कि किसी की गलत सूचना के कारण हम यहाँ पर आ गए थे। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे, सिर झुकाकर वापिस जाने लगे। मैंने उन्हें रोककर कहा, ठहरिए, सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए। मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते। अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते? आयकर विभाग के अधिकारियों को कवि के घर से कुछ नहीं मिला तो वे पछताने लगे। शर्म के मारे सिर झुकाकर वे वहाँ से जाने लगे तो कवि ने उन्हें रोककर कहा, आप छापामारों को अनधिकृत या काले धन के बारे में पता होता है और आप छापा मारकर उन धनी लोगों के घर से कुछ अधिक धन मिलता है
तो उसे आप अपने कब्जे में ले लेते हो और लेकर सरकारी खजाने में डाल देते हो। इस समय आपको मेरे घर से कुछ अधिक धन मिल जाता तो भी उसे आप ले जाते, लेकिन आपने भी देख लिया है कि मेरे घर में ऐसा कोई धन नहीं है जिसे आप ले जा सके। तो अभी ऐसी मेरी स्थिति देखकर आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते? जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं उन्हें आप निकलवा लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए। पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं, उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। कवि कहते हैं, जिन लोगों के घर में सही में सोने और चांदी के पलंग और सोफे होते हैं तो उन्हें आप लोग निकलवा कर ले जाते हो, लेकिन जिनके घर में बैठने के लिए टूटी कुर्सी भी नहीं है तो वहाँ पर आप उनके बैठने और आराम करने यानी सोने के लिए एक लकड़ी के तख्त की तो व्यवस्था करनी चाहिए। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने इस व्यवस्था से एक ज्वलंत प्रश्न पूछा है कि आयकर विभाग के अधिकारी अनधिकृत या गलत तरीके से कमाए गए अधिक धन को छापा मारकर ले जाती हैं और ये उनका अधिकार भी है, लेकिन इन लोगों को ये भी देखना चाहिए कि गरीब भूखे लोग जिनके पास पेट भरने लायक भी अनाज या धन नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। धन्यवाद।